जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और किन राजनीतिक परिस्थितियों में इस साम्राज्य का उद्भव हुआ, पहले आइए इसे समझ लेते हैं। बात मोहम्मद बिन तुगलक के समय की है। 1325 से 1351 तक का शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड रहा है। तुगलक वंश का दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक की कई सारी ऐसी नीतियां रही हैं, जैसे राजधानी का परिवर्तन होना, सांकेतिक सिक्कों का चला देना, खुरासन में आक्रमण का करना और दोआब में कर वृद्धि कर देना। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं जिससे जनता में एक आक्रोश, एक उत्तेजना मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर पनपी हुई थी। ऐसी ही हालत समूचे हिंदुस्तान में नजर आती है, चाहे वो उत्तर भारत रहा हो, चाहे वो दक्षिण भारत रहा हो। मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर के जनता में एक उबाल कहीं ना कहीं छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे प्रांतों में वो नजर आ रहा था। ऐसी ही शुरुआत और ऐसी ही एक घटना घटती है कर्नाटक के पास सागर नामक एक जगह पे। वर्तमान समय में इसका नाम सागर है, जो कर्नाटक में लोकेटेड है। वहाँ का एक छोटा शासक हुआ करता था बहाउद्दीन गुरसस्प। दरअसल बहाउद्दीन गुरसस्प मोहम्मद बिन तुगलक का एक चचेरा भाई था और मोहम्मद बिन तुगलक की इन नीतियों के कारण उसने वहाँ पे जन आंदोलन उत्तेजित करा दिया, जन आंदोलन का प्रभाव करा दिया। बहाउद्दीन गुरसस्प के इस आंदोलन को और इस विद्रोह को रोकने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक खुद ही इस आंदोलन का दमन करने के लिए दिल्ली से लेकर के सागर तक के सफ़र को तय करता है। वो खुद ही कर्नाटक आता है और इसका दमन किया जाए। जैसे ही ये खबर बहाउद्दीन गुरसस्प को मिलती है, बहाउद्दीन को ये जानकारी मिलती है, बहाउद्दीन अपने इलाके, अपने क्षेत्र के पास एक साम्राज्य हुआ करता था, छोटा सा साम्राज्य था, वो काम्पली साम्राज्य था। कौन सा? काम्पली। आप थोड़ा सा इस मैप में आप समझने की कोशिश करें। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, ये कृष्णा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ये जो आपको नज़र आ रही है तुंगभद्रा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तुंग नदी और भद्रा नदी आपस में मिलकर तुंगभद्रा नदी बनाती हैं और ये आंध्रा और तेलंगाना के बीच में कुर्नूल नामक जगह पर ये दोनों आपस में नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो इस दोआब क्षेत्र में ये जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो क्षेत्र है, थोड़ा सा ऊपर अगर हम कर्नाटक में चले जाएं तो वहीं पे काम्पली साम्राज्य हुआ करता था। बहाउद्दीन अपनी जान बचाने के लिए काम्पली साम्राज्य के राजा से शरण मांगता है, उनसे शरण याचना करता है। काम्पली साम्राज्य में उस समय दो बड़े नाम हुआ करते थे जो वहां के कार्यभार को देखा करते थे। उनका नाम था हरिहर और बुक्का। दोनों सेनापति थे काम्पली साम्राज्य के। हरिहर और बुक्का ने काम्पली साम्राज्य के तहत बहाउद्दीन को शरण दी और उनकी रक्षा करने का उन्हें वचन दिया। ये बात जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चलती है तो मोहम्मद बिन तुगलक काम्पली साम्राज्य में आक्रमण कर देता है और बहाउद्दीन को कैदी बना लेता है। जब बहाउद्दीन को उसने कैदी बनाया तो साथ ही साथ हरिहर और बुक्का को भी उसने कैदी बना लिया। हरिहर और बुक्का के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरिहर और बुक्का शुरुआती अवस्था में एक साम्राज्य हुआ करता था, काकतीय साम्राज्य, काकतीय वंश में सामंत थे। और जब काकतीय वंश का पतन हुआ तो ये वापस से चले आए काम्पली वंश में, काम्पली साम्राज्य के साथ काम करने लग गए और यहाँ पे ये मंत्री पद पे आसीन रहे हैं। और इसी समय की घटना है जब मोहम्मद बिन तुगलक ने बहाउद्दीन के ऊपर आक्रमण कर दिया था। अब जब हरिहर और बुक्का भी कैदी हो गए तो हरिहर और बुक्का को वो कर्नाटक के इस क्षेत्र से ले जाकर के दिल्ली ले जाता है और वहाँ पे उन्हें जबरन मुसलमान बना दिया जाता है, जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता है। यहाँ तक तो ठीक था, जबरन किया गया जो भी था। अब मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन ये जो आंदोलन है, ये जो छुटपुट आंदोलन मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ लगातार चल रहे थे, वो कहीं खत्म नहीं हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं बनते बिगड़ते रह गए। और इसी दौरान दक्षिण भारत में फिर एक आंदोलन शुरू हो गया जो मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ था। मोहम्मद बिन तुगलक को इस बात का डर लगा कि कहीं अगर ये आंदोलन ज़्यादा प्रभावी हो गए तो दक्षिण भारतीय क्षेत्र उसके हाथ से जा सकता है। इस आंदोलन का दमन करने के लिए, जैसा कि वो पिछली बार बहाउद्दीन के मामले में खुद ही गया था, लेकिन वो खुद ना आकर के इस बार हरिहर और बुक्का को दक्षिण भारतीय आंदोलन को समाप्त करने के लिए भेजता है। उसका कारण यह था कि हरिहर और बुक्का दोनों ही दक्षिण भारतीय रहे हैं और उस क्षेत्र को बखूबी जानते थे। बहरहाल हरिहर और बुक्का दक्षिण भारत में आते हैं, आंदोलन का दमन करते हैं, लेकिन इसी दौरान हरिहर और बुक्का की मुलाकात उनके गुरु विद्यारण्य से हो जाती है। साथ ही साथ वेदों के भाष्यकार उस समय और एक ज्ञानी व्यक्ति हुए जिनका नाम था सायण। तो विद्यारण्य और सायण के प्रभाव में आते ही हरिहर और बुक्का के अंदर एक हिम्मत कहीं ना कहीं आ गई होगी और उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। इस्लाम धर्म को उन्होंने किनारे कर दिया और हिंदू धर्म को दोबारा स्वीकार कर लिया। अब एक सवाल यहाँ पे
बनता है कि हिंदू धर्म जब उन्होंने स्वीकार किया तो उनका शुद्धिकरण कराया गया। अब शुद्धिकरण किसने किया, तो जवाब आएगा उनके गुरु विद्यारण्य ने उनका शुद्धिकरण किया था। और यहीं पे उन्हें एक सुझाव भी दिया गया, उनके दिमाग में एक आइडिया भी आया होगा क्यों ना हम ही अब एक नया साम्राज्य बना लें, क्यों किसी के अधीन काम करना है। इस कारण से उन्होंने एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी 1336 में। ध्यान दीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड था 1325 से 1351, और इसी भी दक्षिण भारत में आंदोलन हुए। आंदोलन का दमन करने के लिए हरिहर और बुक्का को भेजा गया और हरिहर और बुक्का ने 1336 में एक नया साम्राज्य बनाया। वो साम्राज्य वर्तमान समय में कहाँ लोकेटेड है और पहले कहाँ था, मैंने बताया कृष्णा नदी का प्रवाह क्षेत्र, तुंग और भद्रा नदी का प्रवाह क्षेत्र। तुंग भद्रा नदी के उत्तरी तट पर यानी तुंग भद्रा नदी के ऊपर वाले हिस्से पे एक नगर हुआ करता था जिसका नाम था आनेगोंडी। क्या नाम था, आनेगोंडी। यहाँ पे उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई, तो तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पे, जो फिलहाल के तौर पे कर्नाटका में ही है, यहाँ पे उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की। अब जब भी आप कोई साम्राज्य बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक राजधानी भी बनाते हैं, तो इन्होंने इसकी राजधानी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पे एक शहर, एक नगर था हम्पी, जिसका नाम हस्तिनावती भी मिलता है। अगर आप अभिलेखों की बात करें तो वहाँ पे हस्तिनावती का जिक्र मिलेगा। तो हम्पी को उन्होंने पहली राजधानी बनाई और इसी हम्पी का नाम है विजयनगर, और बाद में ये साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया। अब 1336 के बाद से एक नई कहानी शुरू हो जाती है जो कि विजयनगर साम्राज्य जानी जाती है। विजयनगर साम्राज्य को जीत का शहर बोला जाता है और विजयनगर साम्राज्य तत्कालीन समय में, अपने समय में धन और संपदा का एक प्रतीक माना जाता था, एक भव्य शहर माना जाता था। प्रसिद्ध फारसी इतिहास जो विजयनगर साम्राज्य का जिन्होंने बखूबी अध्ययन किया, अब्दुल रज्जाक, उनका विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये कहना था कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जिसे उसने अब तक देखा या सुना है। यानी अब तक उन्होंने जितने नगर देखे, जितने शहर देखे हैं या जिनके बारे में उन्होंने सुना भी है, उनमें से सबसे बेहतर, सबसे उत्कृष्ट बसावट अगर कहीं देखी गई है तो वो विजयनगर साम्राज्य में देखी गई है। तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत होती है। विजयनगर साम्राज्य 1336 हरिहर और बुक्का के द्वारा शुरू किया गया। 1336 से 1650 ईस्वी तक ये पूरा का पूरा साम्राज्य रहा है। अब जब विजयनगर साम्राज्य उन्होंने शुरू कर दिया, इस साम्राज्य का नाम विजयनगर शहर के नाम पे पड़ा हुआ है। अब जब ये शासक बनते हैं तो इन शासक बनने पे इन्होंने अपने वंश को एक नाम दिया। हमेशा ऐसा देखने में आता है कि चाहे वो खिलजी रहे हों, तुगलक रहे हैं, सैयद रहे हों, लोदी रहे हों, हर कोई अपने आप वंश का एक नाम देता है। इन्होंने अपने वंश का नाम दिया संगम वंश। संगम वंश, संगम नाम देने का एक प्रमुख कारण ये था क्योंकि संगम हरिहर और बुक्का के पिता थे। अपने पिता के नाम पे उन्होंने इस वंश का नाम दिया संगम वंश, और ये साम्राज्य रहा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ और खास बातें। मध्ययुगीन काल की अगर हम बात करें तो मध्ययुगीन काल में प्रथम हिंदू साम्राज्य अगर कहीं बना है तो वो विजयनगर साम्राज्य ही रहा है। 512 ईस्वी से जब से भारत में अरबों का आक्रमण शुरू हुआ है तो उस दौरान बहुत विघटन आया, और उस मध्यकालीन समय में पहले तो बहुत हिंदू शासक रहे हैं, लेकिन अरब आक्रमण के बाद वो धीरे धीरे बदलते चले गए। उसी दौरान अगर मध्य युग में कोई हिंदू साम्राज्य बना है तो वो कहलाएगा विजयनगर साम्राज्य। एक और बात, विजयनगर साम्राज्य को संक्रांति का काल भी कहा जाता है, ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है। क्यों? इसका कारण है कि मध्य युग और आधुनिक औपनिवेशिक युग, आधुनिक औपनिवेशिक युग का मतलब है कि आने वाला जो मुगल शासक वर्ग है या आने वाले जो और भी आधुनिक भारत की चीजें हैं, तो मध्य युग और आधुनिक औपनिवेशिक युग के बीच में संक्रांति काल एक ट्रांजिशन पीरियड है। यानी आप इसको डिवाइडिंग लाइन भी कह सकते हैं कि मध्य युग और आधुनिक औपनिवेशिक युग। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कुल लगभग 300 सालों तक का विजयनगर साम्राज्य का टाइम पीरियड रहा है। 300 साल यहाँ पे विजयनगर खुद अपनी एक वजूद के साथ रहा। इसमें कुल 4 वंश आए। पहला वंश है संगम वंश। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना विजयनगर के पास में की थी 1336 से लेकर 1485 टाइम तक। सालू वंश 1485 से 1505 तक। तुलु वंश 1505 से 1570 और ऑरिविडी वंश 1650 तक, 1570 से। अब यहाँ पे पहली चीज तो एक सीक्वेंस का सवाल पूछा जाता है कि इनके सीक्वेंस को बताइए, तो नाम बड़े आसान है, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरुवड़ी वंश। 1336 से टोटल टाइम पीरियड 1650, लगभग 300 साल।
4 वंश। अब एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि किसने कितने समय तक शासन किया। तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो वंश रहा है वो संगम वंश रहा है। इसने 150 सालों तक शासन किया, लगभग 2 सदी इसने देखी। इसके बाद सालुब की बात करें तो 20 साल, तुलुब की बात करें तो 65 साल और औरविड वंश की बात करें तो 80 साल। यानी अगर हमें एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसे सेट किया जाए तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर में जो पहला नंबर आएगा वो संगम वंश का आएगा और सीधा फिर आखिरी में आप चले जाएंगे औरविड वंश में, फिर तुलुब वंश में और फिर सालुब वंश में। यानी पहले को पहले स्थान पे रखना है, फिर आप यहां से काउंट करना शुरू कर दीजिए तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा। 150, 20, 65 और 80। तो ये पूरा इनका टाइम पीरियड रहा है। इन सारी चीज़ों को, इन सारे वंश को अगली क्लास में हम लगातार एक एक करके देखेंगे कि संगम वंश में कौन कौन से शासक है, उनके क्या काम रहे हैं और उस समय की सांस्कृतिक राजनीतिक परिस्थितियां क्या रही हैं। एक और यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य की अलग अलग समय पे अलग अलग राजधानियां रही हैं। ध्यान देने वाली बात, विजयनगर साम्राज्य है, एक शहर है। शुरुआती दौर में उसकी राजधानी हम्पी थी जहां वो बनाई गई थी, लेकिन बाद में अनगोंडी, विजयनगर, पेनकोंडा और चंद्रगिरी इसकी राजधानियां भी बनी हैं। तो कभी अगर आपसे हम्पी ऑप्शन में ना दे करके अगर कुछ और भी ऑप्शन में दिए जाते हैं तो वो भी राजधानियां हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शासकों ने अलग अलग राजधानियां निर्धारित की थी। अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुगोंडा और चंद्रगिरी, साथ ही साथ हम्पी। याद रखने वाली बात कि हम्पी का जो नाम मिलता है वो हस्तिनावती भी मिलता है। इस सवाल में ये जो कोटेशन अब्दुल रज्जाक का आया हुआ है ये भी कई बार पूछा गया है कि किस यात्री ने अपने विवरण में विजयनगर साम्राज्य को, विजयनगर शहर को, नगर को दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक माना था। अब्दुल रज़ाक फारस के यात्री रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा एक मैंने मैप बनाया हुआ है। ये आपकी कृष्णा नदी, ये तुंगभद्रा नदी और तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पे यहाँ पे जो अनगोंडी था वहाँ पे इस साम्राज्य की शुरुआत होती है और इस साम्राज्य की जो पहली राजधानी बनाई गई वो वर्तमान हम्पी, बाद में उसका नाम विजयनगर रखा गया और वर्तमान नाम फिर से क्या है उसका, हम्पी है। और समय समय पे अलग अलग राजधानियां इसकी बनाई गई। तो कल की क्लास में आने वाले अगले वीडियो में हम संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड था 1336 से 1485 यानी 150 साल तक का शासन। और इस वंश का नाम संगम वंश रखा गया क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था, संगम। थैंक यू सो मच।